हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपन पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। गाउस के नियम में अपन आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, फ्लक्स के बारे में अपन ने जाना कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स कौन सी राशि होती है। ठीक है, फ्लक्स होता क्या है। तो ये बातें करने के बाद अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है गाउस का नियम। किसका नियम बेटा? गाउस का नियम। गाउस कौन थे? साइंटिस्ट का नाम है गाउस। ठीक है, उन्होंने नियम दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गाउस का नियम। ओके बेटा, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है इन सभी का आपको साथ साथ में न्यूमेरिकल लगाते रहना है बेटा। ठीक है, आप न्यूमेरिकल लगाते रहोगे तो आप सीखते जाओगे, और जैसे ही आपका स्कूल रीओपन होंगे तब अपन उनके ऊपर बात कर लेंगे। शायद आप तक नोट्स पहुंचने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आपके पास नोट्स भी आ रहे हैं तो आप उन नोट्स से अपनी कॉपी में उनको उतारते रहना, फ़ायदा हो जाएगा अपने बाद में। ओके बेटा, PDF डलने लग जाएगी अभी, तो आपके पास फिजिक्स के नोट्स भी आने लग जाएंगे, तो आप उनको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अपने नोट्स मेकिंग करोगे, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बाद में आपका टाइम सेव होगा। मैक्सिमम आप न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करिए। बीच बीच में मैं आपको न्यूमेरिकल्स के वीडियो भी देता रहूँगा। जैसे पहला चैप्टर आपका लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं उसके आपको पूरा एक साथ सारे जो क्वेश्चन है उनको करवा दूंगा आपकी NCERT जो इस बार की जो बुक है आपकी। ठीक है, बस अपन क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि NCERT का ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और अपन उन सभी को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालिए, जितना आपके पास टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। अब बात करते हैं गाउस के नियम की। तो गाउस ने क्या बताया, ध्यान से सुनना। इस नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से, ध्यान से सुनते जाना, इस नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, इस नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ओके बेटा, आपने कौन से माध्यम में रख रखा है? ठीक है, तो वापिस से सुनिए। इस नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ होना चाहिए ये आपका पृष्ठ? विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। इस नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग व माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब अपन लिखते हैं, जैसे अपन अगर बात करें निर्वात के लिए, अगर निर्वात के लिए अपन ये नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, ठीक है, निर्वात के लिए अपन बात कर रहे हैं बेटा, और निर्वात की जो आपको पता है विद्युतशीलता होती है वो कितनी होती है? निर्वात की जो आपकी विद्युतशीलता होती है वो हमें पता है एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर अपन फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 से Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सभी आवेशों का क्या है? बीजगणितीय योग है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, तो गाउस ने क्या बोला कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम क्या ले लिया आपने, अगर निर्वात है तो आप एप्सिलॉन नॉट ले लोगे। अब हमें पता है ये जो आपका फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, ठीक है। और अगर अपन बात करें सेकंड केस के अंदर, अगर अपन बात करेंगे आगे, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट फाई इक्वल्स टू कोई भी आपके पास सरफेस ई डॉट डी एस, यस या नो बेटा। ये अपन ने कल ही बात करी है और ये अपन ने आज बात कर ली। पहले अपन बात कर रहे हैं निर्वात की, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ई डॉट डी एस, ठीक है। क्लोज लूप को भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार कहीं कहीं आप ऐसा भी देखोगे, इसको इसकी जगह अपन क्लोज लूप भी लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज लूप को, बंद सतह को निरूपित करता है। ये समाकलन के अंदर जब अपन गोल घेरा कर देंगे, ठीक है, तो इसको सर्किल कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, बंद सरफेस, क्लोज लूप, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि गाउस का नियम क्या बोलता है कि इस नियमानुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस नियमानुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस माध्यम में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग व माध्यम की विद्युतशीलता के बराबर होता है। अगर अपन निर्वात के लिए बात करेंगे तो विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। फाई इक्वल्स टू Q1 + Q2 अपन ये रूल था, अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। अकॉर्डिंग टू जो कल अपन ने रिलेशन निकाला था फ्लक्स का, वो यही होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सरफेस को, बंद सतह के लिए लागू होता है हमेशा गाउस का नियम, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो फाई ई डॉट डी एस इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, तो ये हमने किसके लिए बात कर ली, किसी भी माध्यम के लिए। स्टेटमेंट एक बार फिर से सुन लो, साथ साथ में जब मैं स्टेटमेंट बोलता हूं तो उसको लिख लिया करो, ठीक है। इस नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग व माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अगर हमारे पास माध्यम निर्वात है तो अपन ये पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अगर कोई आपके पास अन्य माध्यम आ गया, ठीक है, जैसे अपने पास माध्यम तो कुछ भी हो सकता है बेटा, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कुछ भी आ सकता है। तो अन्य माध्यम की आपने विद्युतशीलता क्या मान ली, एप्सिलॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन। ये किसके लिए हो जाएगा, अन्य माध्यम के लिए, ठीक है। तो अपन अगर कहीं भी, अगर चाहे अपन निर्वात की बात करें या अन्य माध्यम की बात करें, ठीक है, तो ये हम अगर निर्वात आएगा तो एप्सिलॉन की जगह क्या ले लेंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट। और अगर माध्यम आएगा तो अपन एप्सिलॉन की जगह क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब इसके अंदर सिंपल सी बात थी, कुछ बड़ी बात है नहीं। तो ये आपका जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको MTR कर लेना है, मुझे तू रट ले, इसको आपको याद रखना है। इसके ऊपर अपन मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक अननोन क्वांटिटी जो अपन फाइंड आउट करते हैं विद्युत क्षेत्र, उसका मान ज्ञात करेंगे अपन बार बार। तो ये अपना गाउस का नियम आया, गाउस के नियम के ऊपर अपन ने बात करी।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम अभी आपने एक बंद सतह की बात करी, मैंने आपको क्या कहा था, गाउस का नियम जब भी लगाएंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बंद सतह की। किसकी बात करेंगे, बंद सतह की। विदाउट बंद सरफेस, विदाउट क्लोज सरफेस आप गाउस का नियम अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें गाउस का नियम लगाने के लिए क्या लेनी पड़ेगी, बंद सतह लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, बंद सतह लेनी पड़ेगी। अगर हमें गाउस का नियम कहीं भी अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले एक बंद सतह की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, और जो बंद सतह की आप कल्पना करोगे उसे बोलते हैं अपन गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं बेटा, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस, ओके। तो अपन गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए एक क्लोज सरफेस की इमेजिनेशन करते हैं, और वो क्लोज सरफेस आपकी क्या होती है, गाउसियन सरफेस होती है। क्या होती है, गाउसियन सरफेस होती है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि आपका कोई भी आवेश वितरण है, ठीक है, जैसे आपका ऐसे आवेश कहीं भी फैला हुआ है, ठीक है, तो आवेश वितरण के चारों तरफ खींचे गए एक पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। आप अपनी इच्छा से बना सकते हो, ठीक है। गाउसियन पृष्ठ होती क्या है, आपसे पूछे कि गाउसियन पृष्ठ होती क्या है, तो आवेश वितरण के चारों ओर खींचे गए सममित पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। आवेश वितरण के चारों ओर खींचे गए सममित पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। अभी इसका यूज आएगा, आपको पता चल जाएगा। आवेश वितरण के चारों तरफ खींचे गए सममित पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। जैसे आपका आवेश इस प्रकार से फैला हुआ है कहीं, तो आपको ऐसी गाउसियन सरफेस लेनी है जिसके अंदर ये पूरा आ जाए और इसके चारों तरफ सममित रहे, तो आप ऐसी गाउसियन पृष्ठ ले सकते हो, हाँ या ना। अपन ऐसी गाउसियन पृष्ठ भी ले सकते हैं, ऐसी। तो अपन ध्यान रखेंगे, अपन जो आपके इस चैप्टर के अंदर जो मैक्सिमम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो या तो क्या करेंगे, गोलाकार करेंगे, गोला मानेंगे अपन, और या क्या लेंगे, बेलन। हम दो प्रकार की गाउसियन पृष्ठ मानेंगे, कौन कौन सी, एक तो गोलाकार और एक बेलनाकार। तो गाउसियन पृष्ठ होती क्या है, ये कोई काम की बातें नहीं है, पर हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार बोलेंगे कि अपन गाउसियन पृष्ठ मानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गाउसियन पृष्ठ होती क्या है। तो अपन क्या बोलेंगे, किसी आवेश वितरण के चारों तरफ खींची गई काल्पनिक सममित पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। काल्पनिक क्यों बोला सर, क्योंकि इसको आप खुद मानते हो, है ना। तो किसी आवेश वितरण के चारों तरफ खींचे गए काल्पनिक सममित पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, ओके बेटा। अब ये गाउसियन पृष्ठ अपन कौन कौन सी लेंगे सर, अपन दो बेलनाकार, या तो लेंगे बेलनाकार और या अपन लेंगे गोलाकार। तो अपन ले कैसी भी सकते हैं, पर आप जो अपने सिलेबस के अंदर जो अपनी हैं, जिनके ऊपर अपन डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे, वो एक तो लेंगे गोलाकार और एक लेंगे बेलनाकार। क्या लेंगे, बेलनाकार, ओके बेटा। अब गाउसियन पृष्ठ सर कैसे लेनी है, ठीक है। तो गाउसियन पृष्ठ जब अपन लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए दो बातों का अपने को ध्यान रखना है। वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो अंडरस्टूड रहेगा आपको, जब मैं लूँगा बार बार तो आपको वहीं से ही समझ आ जाएगा, पर फिर भी अपन पहला पॉइंट मान के चलते हैं। जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपन ऐसी गाउसियन पृष्ठ लेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो समान होनी चाहिए। तभी तो मैंने बोला सममित पृष्ठ लेंगे। सममित पृष्ठ लेंगे तो इससे जितनी दूरी पे इधर बिंदु होगा उतनी दूरी पे विद्युत इधर भी होगा, इससे जितनी दूरी पे इधर इतनी दूरी पे इधर। तो गाउसियन पृष्ठ हमेशा अपन कैसी लेंगे, सममित पृष्ठ लेंगे, ठीक है। और अगर सममित पृष्ठ लेंगे तो गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए,
समान होनी चाहिए। तो पहला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है बेटा, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, और अपन जो गाउसियन पृष्ठ लेंगे, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ लेंगे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या तो वो एरिया वेक्टर के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, और या क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। दो ही केस लेंगे। गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या, गाउसियन पृष्ठ के जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में और जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बीच में, दोनों के बीच में या तो कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और या कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो इस सतह पर चयनित भाग पर विद्युत क्षेत्र को सदैव समांतर या लंबवत होना चाहिए। तो इस सतह पर चयनित भाग पर विद्युत क्षेत्र समांतर या लंबवत होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, या तो आपकी क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, और या लंबवत होनी चाहिए। तो ये दो बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आपसे बोले कि आपकी गाउसियन पृष्ठ होती क्या है, तो आवेश वितरण के चारों ओर खींचे गए काल्पनिक सममित पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। हम दो प्रकार की गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे मेनली। वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, ये भी आपकी गाउसियन पृष्ठ है, ठीक है, आप कैसी भी गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर सकते हो। पर अपन जो सिलेबस के अंदर मेनली जिस पे बात करेंगे वो एक तो गोलाकार पे बात करेंगे और एक बेलनाकार पे बात करेंगे। ठीक है, अब गाउसियन पृष्ठ होनी कैसी चाहिए, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इस सतह पर चयनित भाग पर विद्युत क्षेत्र या तो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और या लंबवत होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये हो गया आपका गाउसियन पृष्ठ के बारे में पॉइंट का डिस्कशन जो हमें करना था, अपन ने किया। इसके आगे अपन फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। क्या बात करेंगे अपन कि गाउस का जो नियम है इसकी विशेषताएं लिखेंगे। ठीक है, तो विशेषताओं के लिए अपन बात करेंगे। तो अपन ने गाउस के नियम की बात कर ली, गाउसियन पृष्ठ की बात कर ली, कैसा होना चाहिए, किस टाइप के गाउसियन पृष्ठ अपन लेने वाले हैं, किस तरीके से अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो ये सारी बातें अपन ने इसके अंदर की। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे गाउस के नियम की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गाउस लॉ। ओके बेटा, तो अपन अब गाउस के नियम की किसकी बात कर रहे हैं, विशेषताओं की। तो ध्यान से सुनना, आपने गाउस के नियम के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था
कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से, तो पहली जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। यह सबसे पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। ओके बेटा, गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है? बंद पृष्ठ के लिए। सेकंड प्रॉपर्टीज, जो आपका फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के आकार व पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किस किस पे निर्भर नहीं करता? न तो आकार पे निर्भर करता है और न आकृति पे निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल अपन समझेंगे, और ये बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। मैं बोलूं इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इसमें देखेंगे कुल कितना आवेश है। गाउस का नियम क्या बोलता था? किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों, तो कितना आवेश है इसमें कुल? क्यू नोट, तो फ्लक्स कितना जाएगा? क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब अपन ने क्या किया, इससे कितना फ्लक्स जाएगा? वही जाएगा सर, क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। चलो ठीक है भाई, इससे बताओ इससे कितना जाएगा? इतना ही जाएगा सर, क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। चलो ठीक है, इससे बताओ इतना ही जाएगा सर, कितना? क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। इससे बताओ, ठीक है, कितना जाएगा? क्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब गाउस का जो नियम है, ठीक है, जो फ्लक्स होता है गाउस के नियम में, वह पृष्ठ के आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता। वो केवल और केवल इस बात पे निर्भर करता है कि उसके अंदर कितना आवेश रखा है। ठीक है ना? तो जो फ्लक्स का जो मान है वो किस पे निर्भर नहीं करता? किस पे निर्भर नहीं करता? आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बस आपको क्या देखना है कि सतह क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, और उसके अंदर आवेश कितना है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये 2 पॉइंट अपन ने पढ़े, और ये डेफिनेशन अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल से भी इनको समझा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं? अभी आपने पढ़ा था कि जो गाउस का नियम होता है, थर्ड पॉइंट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? जो गाउस का जो नियम है वो किस किस के लिए लागू है? निर्वात के लिए भी लागू है और अन्य माध्यम के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो निर्वात एवं माध्यम दोनों के लिए आपका क्या है? वैलिड है। निर्वात एवं माध्यम दोनों के लिए लागू है। निर्वात एवं माध्यम दोनों के लिए लागू है। सही बात है, अपन ने दोनों के फॉर्मूले पढ़े थे। माध्यम के लिए क्या पढ़ा था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और निर्वात के लिए क्या पढ़ा था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये दोनों अपन ने पढ़े थे। ठीक है ना? तो आपका जो गाउस का नियम है वो दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि कूलाम का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वृत्त की पालना करते हैं। अब कूलाम के नियम से आपने क्या निकाला? विद्युत क्षेत्र, हाँ है ना? तो वो भी उन्हीं के लिए लागू होगा, और विद्युत क्षेत्र इसके नियम में भी आता है। ठीक है, तो गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू है
उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। उन्हीं क्षेत्रों के लिए आपका ये लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग की पालना करते हैं, जिनमें नीचे क्या आता है 1/, जिनमें नीचे आर स्क्वायर आता है। पता है आपको, जैसे आपने जितने भी फॉर्मूले लिखे थे KQ/R² KQ/R² लगाया था, ठीक है ना। तो ये अपना ये उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, 4th पॉइंट। 5th पॉइंट की बात करते हैं। गाउस का जो नियम है वह बंद पृष्ठ के अंदर आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता। आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता, वह केवल इस बात पर निर्भर करता है, वह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। ठीक है, जो गाउसियन जो लॉ होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर आपका चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। वो ओनली एंड ओनली इस बात पे निर्भर करता है कि जो आपकी क्लोज सरफेस है उसके अंदर नेट चार्ज कितना है। ओके बेटा, तो गाउस का नियम बंद पृष्ठ के अंदर आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता, वह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। अब ये भी आपके समझ नहीं आया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ आ रहा होगा बेटा, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से पढ़ते हुए जाओगे तो आपको सारी बातें समझ आएगी। जैसे एक ये सतह है, फिर एक ये सतह है और एक ये सतह है। ओके बेटा, आपने इसके अंदर रख दिया Q0 चार्ज, इसके अंदर इसी Q0 चार्ज को आपने ऐसे फैला दिया तो इसका पूरा मान क्या है Q0। इसके अंदर आपने इसी Q0 चार्ज को ऐसे रख दिया। एक और सतह ले ली मैंने, इसके अंदर भी आपका चार्ज उतना ही है, इस बार आपने इसमें ऐसे रख दिया तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, यू नो वेरी वेल, Q0/ε0 या ε0 निर्वात में रखा है। इससे कितना निकलेगा Q0/ε0, इससे भी कितना निकलेगा Q0/ε0, इससे भी कितना निकलेगा Q0/ε0। तो इससे हमें एक बात का पता चला कि गाउस का नियम केवल और केवल इस बात पे निर्भर करता है कि बंद सतह के अंदर आवेश कितना है, न तो इस बात पे निर्भर करता है कि बंद सतह कैसी है और न इस बात पे निर्भर करता है कि बंद सतह के अंदर किस प्रकार से फैला है। केवल और केवल इस बात पे निर्भर करता है कि बंद सतह के अंदर नेट आवेश, नेट चार्ज कितना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 प्रॉपर्टी के बाद में 6ठी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो हर एक पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, साथ साथ में उतारते रहोगे तो फायदा रहेगा, ठीक है। कई बच्चे उतारते नहीं हैं।
ठीक है। कल भी अपन ने बात करी थी, जो आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है, निर्गत फ्लक्स होता है, वो किसके, ये आपका आउटगोइंग फ्लक्स है, और ये आपका कौन सा फ्लक्स हो गया, इनकमिंग फ्लक्स। कौन सा है, इनकमिंग। तो जो आपका कुल फ्लक्स होगा वो इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो अपन क्या लिख देंगे, फाई आउटगोइंग प्लस फाई इनकमिंग। ओके बेटा, तो जो आपका नेट फ्लक्स है वो किसी भी गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, उसमें निर्गत फ्लक्स तथा प्रवेशित फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स व प्रवेशित फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। पर आपको मैंने कल बताया था, आपको आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, और जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो हमेशा कैसा लेना है बेटा, आपको नेगेटिव लेना है। तो ये एक और पॉइंट कि किसी भी गाउसियन पृष्ठ या किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स व प्रवेशित फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये अपने पॉइंट आप देखते जाना, मैं पॉइंट आपको लिखवाता जा रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे अपने पास। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट बिल्कुल आपके माइंड में सेट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं कि अगर किसी भी बंद सतह के अंदर एक आपका विद्युत द्विध्रुव रखा है, क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है, वो कैसे ही रख सकता है, बात समझ में आई ना आपके, वो कैसे ही रख सकता है इसको। ओके बेटा, दूरी कितनी भी दे सकता है आपको, ओके, वो आपको कैसे भी रख सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो दूरी उसको वो कितनी दे सकता है, R, A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A। ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ में यदि विद्युत द्विध्रुव है, किसी भी बंद पृष्ठ में यदि विद्युत द्विध्रुव है, तो निर्गत कुल फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होता है। कैसे सर, वेरी इजी। कुल आवेश कितना है इसके अंदर, Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आया, 0। कुल आवेश जोड़ दो, और Q यहाँ भी माइनस Q, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट, कितना आया, 0। इसमें भी जोड़ दो, Q माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी कितना आया, 0। तो यदि किसी भी बंद सतह के अंदर आपका विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो निर्गत कुल फ्लक्स का मान ऑलवेज शून्य होता है। कभी कभी आपके ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाएगा कि एक बंद सतह के अंदर 15 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, 15 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, 100 द्विध्रुव रखे हैं, 1000 द्विध्रुव रखे हैं, तो कुल फ्लक्स का मान बताओ। तो आपको पता है जब भी विद्युत द्विध्रुव रखेगा तो कुल आवेश हमेशा कितना होएगा, 0, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव बनता तभी है जब एक तो Q होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस Q। ओके बेटा, तो विद्युत द्विध्रुव कब बनेगा, जब एक तो आपका क्या होगा, Q चार्ज होगा, और दूसरा क्या होगा, माइनस Q चार्ज। तो आप एक बंद सतह के अंदर चाहे इनफाइनाइट विद्युत द्विध्रुव रख दो, हमेशा जो आपका फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, 0। ठीक है ना, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0, और जो फ्लक्स होता है वो ऑलवेज डिपेंड ऑन नेट चार्ज। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब देखो, आपने एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बंद सतह ले रखी है, ठीक है ना, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है बेटा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। आपने एक बंद सतह ले रखी है जो किसके अंदर रखी है, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखी है। किसके अंदर रखी है, विद्युत क्षेत्र के अंदर रखी है। लेकिन इस बंद सतह के अंदर किसी भी प्रकार का नेट जो आपका चार्ज है, समीशन ऑफ क्यू है, वो कितना है, 0। तो फाई का मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कोई भी बंद सतह आपकी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखी है तो उससे निर्गत कुल फ्लक्स का मान ऑलवेज कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। ऑलवेज हमेशा कितना रहेगा बेटा, 0 रहेगा। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी बंद सतह के लिए निर्गत कुल फ्लक्स का मान कितना रहेगा, 0। पर 0 रहेगा कब, जब उस बंद सतह के अंदर आपका जो नेट चार्ज है वो कितना होना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। ये कोई भी सतह है, बंद सतह है, इसके अंदर आवेश रखा है 1 कूलाम, 2 कूलाम, -5 कूलाम, -7 कूलाम और 15 कूलाम। आपसे बोले कि इससे नेट कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम -5 कूलाम -7 कूलाम प्लस 15 कूलाम अपॉन एप्सिलॉन नॉट निर्वात में रखा है ये। तो 1 और 2 3 और 15 18, 80 में 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। तो आपका कितना आ जाएगा, 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, तो इस प्रकार से अपन इसकी वैल्यू बता सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के जब पेपर देखोगे उसमें गाउस के नियम पे या तो उसका स्टेटमेंट पूछा हुआ मिलेगा, और अगर स्टेटमेंट नहीं पूछा हुआ मिलता है तो आपको एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछे हुए जाते हैं। और आईआईटी और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये बिल्कुल सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए। गाउस का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, और गाउस के ऊपर अपन ने 2 फॉर्मूले लिखे हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला और E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास गाउस के नियम की बात अपन ने कर ली। किसके नियम की बात अपन ने बहुत अच्छे से करी है, गाउस के नियम की बात अपन ने कर ली। गाउस के नियम को अपन ने बहुत ध्यान से पढ़ लिया, बहुत ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आ रही होगी सारी चीजें, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा आपको। ओके बेटा, अब अपन बात करते हैं गाउस के। अब आपने बोला कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, पर फिजिक्स बोलने पे बिलीव नहीं करती। फिजिक्स कभी भी बोलने पे बिलीव नहीं करती। फिजिक्स इस बात पे बिलीव करती है कि ये प्रमाणित है या नहीं है। तो अपन किसके नियम का सत्यापन करने जा रहे हैं, गाउस के नियम का। जो ध्यान से देखेंगे अपन किसके नियम का सत्यापन करेंगे, गाउस के नियम का सत्यापन, डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ। ओके, डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ। अब कभी कभी वो ऐसे बोलेगा कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन करिए। कभी कभी आपको ऐसे बोलेगा कि गाउस के नियम का सत्यापन करिए। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो अपन उसको करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे, हम कोई भी एक बंद सतह ले लेते हैं बेटा, किसी भी प्रकार की एक बंद सतह अपन ले लेंगे, उससे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये अपन ने क्लोज सरफेस ले ली। ओके, इसके यहाँ पे एक मैंने Q चार्ज रख दिया। क्या रख दिया, तो मैं बोलूं कि बच्चों इस बंद सतह में से कितना विद्युत फ्लक्स जाएगा।
अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों इस बंद सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो आप बोलोगे कि सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेगा अगर ये बंद सतह आपकी निर्वात में है। यस या नो बेटा? आप बिल्कुल यही कहोगे। हाँ सर, हम बिल्कुल यही कहेंगे कि आपका जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। एप्सिलॉन नॉट तब रखेंगे जब आपकी बंद सतह कहाँ रखी हुई है? निर्वात में। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके बेटा, अब इसको ये तो हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि क्या यह बात जो अपन ने बताई है ये बात सत्य है। हाँ सर, तो अब कोशिश करते हैं। अपन क्या करेंगे? गाउस के नियम का सत्यापन करने के लिए अपन सबसे पहले क्या एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। अब गाउसियन पृष्ठ आपकी कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे इस गाउसियन पृष्ठ की वजह से यहाँ पे मैंने एक अल्पांश ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया? एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। क्या ले लिया? एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल है वो है ds, है या नहीं है? अब जो आपका अल्पांश आपने लिया है उसका एरिया वेक्टर हमेशा सतह के क्या होता है? लंबवत होता है सर। तो ये लो सर, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। ये कौन सा आवेश है बेटा जी? धनात्मक आवेश है सर जी। और अगर ये धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यस या नो बोलो? हाँ या ना बोलो? हाँ सर। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका जो एरिया विद्युत क्षेत्र आएगा वो इधर आएगा। इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया कि कोण कितना डिग्री होगा? थीटा डिग्री होगा। मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं सर। हाँ या ना? अगर मैं इसकी r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो आप बिल्कुल भी बताने में संकोच नहीं करोगे कि KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने एक गाउसियन पृष्ठ ली, उस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर अपन ने एक छोटा सा अल्पांश लिया, ठीक है। इससे निकलने वाला फ्लक्स अपन निकाल लेते हैं और फिर उसका क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सभी में से निकलने वाला आ जाएगा। यस सर। तो वेक्टर इक्वल टू आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओके, अगर हमें क्षेत्रफल अल्पांश से जाने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए तो d फाई इक्वल्स टू E डॉट ds करना पड़ेगा सर जी। बिल्कुल करेंगे। हाँ या ना? करेंगे सर, ठीक है। अब ये ds कितने एंगल पे आ रहा है? थीटा एंगल पे आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये ds आपका थीटा एंगल पे आ रहा है तो हमने क्या बात करी थी? इसको कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, क्या? ds कोस थीटा, और एक आएगा लंबवत। जैसे ही लंबवत आएगा तो कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। तो वो तो हो जाएगा 0। अब कौन सा लेंगे? केवल और केवल हम लेंगे सर पैरेलल वाला ही लेंगे, समांतर वाला लेंगे। तो d फाई इक्वल्स टू E ds कोस थीटा सर जी। समांतर वाला लिया है, लंबवत वाला नहीं लेंगे क्योंकि उसमें आपका एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ओके ओके बेटा, यस सर। अब इसमें क्या करेंगे? पहला केस हो गया। अब हम देखेंगे d फाई इक्वल्स टू E का मान रख देंगे KQ अपॉन आर स्क्वेयर ds कोस थीटा। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, d फाई KQ अपन बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बच गया आपका? ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। और ये जो ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर होता है ये बराबर होता है d ओम, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं ठोस कोण। आपको मैंने ठोस कोण बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और एक कंप्लीट ठोस कोण का जो मान होता है वो एक कंप्लीट ठोस कोण का मान कितना होता है? 4 पाई। आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा,
एक कंप्लीट ठोस कोण का जो मान होता है वो कितना होता है 4 पाई। कितना होता है 4 पाई। ठीक है बेटा, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? ठोस कोण के बराबर होता है, क्योंकि ठोस कोण का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन आर स्क्वायर, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल है और ये त्रिज्या है। ओके बेटा, यस सर, आपको पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, डी फाई इक्वल्स टू के क्यू और ये आपका आ गया डी ओम। संपूर्ण के लिए निकालना है, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, डी फाई का फाई, के क्यू और डी ओम। अभी बताया था एक कंप्लीट ठोस कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, देखोगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा, 11th क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है 4 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई रख के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है इसका मान भी कितना हो गया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये आपका क्या आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हैंस प्रूफ इक्ति सिद्धम। ओके बेटा, तो अपन ने क्या किया, और यही किसका नियम है, गाउस का नियम है। यही किसका नियम होता है, गाउस का नियम है होता है। ठीक है बेटा, कैसे सर, कैसे हुआ सर, एक बार और बताओ सर। हमने क्या किया, एक कोई भी आपने सरफेस ले ली, क्या ले ली, आपने कोई भी सरफेस ले ली, आपने गोलाकार सरफेस नहीं ली और उसके अंदर आपने चार्ज कितना रखा क्यू। जैसे ही आपने चार्ज क्यू रखा तो आपको पहले ही पता चल गया कि गाउस ने बताया था कि बंद पृष्ठ के अंदर आपका कितना चार्ज रखा हुआ है, उन सभी का क्या कर देंगे बीजगणितीय योग कर देंगे और उसको उस माध्यम की विद्युतशीलता से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो आपका आपने योग किया तो आपका कितना आया क्यू, और उसको आपने किससे डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, तो आपका क्या बन गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता चला अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ कि इतना निकलेगा। अब आपको इसको मैथमेटिकली सिद्ध करना है, फिजिक्स क्या मांगती है, प्रूफ मांगती है, तो हमें यही प्रूफ करना था। तो हमें पता है आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, डी फाई इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया, खोल दिया, ई का मान रख दिया, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। ये किसके बराबर होता है, ठोस कोण के बराबर। और एक ठोस कोण का जो कंप्लीट मान होता है वो किसके बराबर होता है 4 पाई के बराबर। किसके बराबर होता है 4 पाई पर। ठीक है, और ये ठोस कोण कौन बना रहा है, अल्पांश के द्वारा बिंदु ओ पर, ओ बिंदु ले लो इसको, आप क्या ले लेंगे, अल्पांश के द्वारा बिंदु ओ पर बना ठोस कोण है। ये कौन सा कोण है, आवेश के द्वारा या अल्पांश के द्वारा बिंदु ओ पर, ये वाला कोण ठोस कोण। ओके बेटा, तो एक कंप्लीट ठोस कोण का मान 4 पाई मैंने रख दिया, कैंसिल कर दिया। इस प्रकार से ये आपका एक और वैल्यू जो है आपकी सिद्ध हो जाती है। ठीक है, बस यही आपका किसका नियम है, गाउस का नियम है। किसका नियम है, गाउस का नियम है। तो अपन ने गाउस के नियम के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर ली। गाउस का नियम कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, वो कौन सी सतह है जिनके लिए गाउस का नियम लागू होगा, कब लागू नहीं होगा। ठीक है, गाउस के नियम को लगाने के लिए क्या क्या वैलिड कंडीशन है, क्या क्या हमें नेसेसरी कंडीशन है जो हमें लगानी है। तो हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, गाउस के नियम के बारे में। गाउस ने क्या बोला कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग व माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अगर आपका माध्यम निर्वात है तो आप एप्सिलॉन न लेके एप्सिलॉन नोट लोगे, और अगर आपका माध्यम कोई अन्य माध्यम है तो आप उस माध्यम की विद्युतशीलता से क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। फिर अपन ने देखा कि गाउस का नियम के लिए हमें क्या जरूरी होती है, गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ की अपन ने बात करी, तो गाउसियन पृष्ठ के अपन ने क्या बताया, किसी आवेश वितरण के चारों ओर एक सममित काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं और उस सममित काल्पनिक पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ। अब हमने क्या किया, उस सममित गाउसियन पृष्ठ के बारे में अपन ने दो चीजें देखी कि सममित गाउसियन पृष्ठ के
प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और दूसरी जो बात थी, गाउसियन पृष्ठ के जो आपका विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो या तो 90 डिग्री होना चाहिए और या 0 डिग्री होना चाहिए। फिर अपन ने क्या देखा कि गाउस का नियम से जो अपन ने फ्लक्स निकालेंगे वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, वो फ्लक्स कैसा आएगा, हम किस प्रकार से उस फ्लक्स को निकाल सकते हैं। तो ये अपन ने सारी बातें वहाँ पे देखी। फिर अपन ने गाउस के नियम का सत्यापन देखा, किसके नियम की सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से, ठीक है। और उसके अंदर अपन एक कंसेप्ट काम में लिया, ठोस कोण। तो ठोस कोण, कंप्लीट ठोस कोण का मान कितना होता है, 4 पाई। 11th क्लास में आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने पूरी बातें करी। जो जो न्यूमेरिकल ठीक है आप करते हो उनको अच्छे से करते जाइए, ठीक है। आपके कोई भी डाउट आ रहे हैं तो घबराने की आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपके स्कूल रीओपन होंगे आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन न लें, बिल्कुल अपने सिरदर्दी न पालें कि हो ही नहीं रहे न्यूमेरिकल, कैसे होंगे, सारे काम होंगे समय के साथ, ठीक है। जैसे ही आपका स्कूल खुलता है, आपकी रेगुलर क्लासें चलती है, वैसे ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएंगे। पर आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट मारते रहिए, अपना 100% देते रहिए। जैसे जैसे आप करते जाओगे कुछ न कुछ आप ज़रूर सीखते जाओगे। अब आपके फ़ायदा है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, फास्ट मोड में करके देख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है वैसे देखिए। पर अपनी तरफ से 100% मेहनत करिए और लगे रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय।